नमस्कार किसान साथियों। सबसे पहली बात तो ये कि आज जो मैं ये वीडियो आप सारे किसान भाइयों के लिए बनाने लग रहा हूँ, ये वीडियो गाड़ी के अंदर बैठ के बनाने लग रहा हूँ, क्योंकि आज जिस फील्ड के अंदर मैं जाने लग रहा हूँ या जिस रूट पे मैं जाने लग रहा हूँ वो थोड़ा सा लंबा है। तो बीच में मेरे पास टाइम था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक बढ़िया जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने सारे किसान भाइयों तक मतलब साझा करी जाए। ये जो वीडियो है ये है अपनी मूंगफली की खेती को लेके। हरियाणा के अंदर काफी सारे किसान साथी अपने ऐसे हैं जो मूंगफली की जो खेती है वो करने के इच्छुक हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। हरियाणा के अंदर मूंगफली की जो खेती है वो बढ़िया खेती मतलब जो है बन सकती है, उसमें कोई किसी प्रकार की मतलब दो राय नहीं। राजस्थान का जो डूंगरगढ़ एरिया और बीकानेर एरिया है, डूंगरगढ़ के पिछले 5-6 सालों में मैं कई सारे ऐसे गांव में गया हूं, जैसे ऐसे फील्ड में गया हूं जहां पे अपने कई सारे किसान साथी मूंगफली की खेती करते हैं। डूंगरगढ़ का मेरा जो सबसे चहेता गांव है वो है ऊपणी गांव के अंदर करीब 1500 से 1600 बीघे के अंदर मूंगफली की खेती अपने किसान साथी करते हैं। रीढ़ी है, बान्ना है, ईन पालसर है, सैरुणा है, सरदार सर है, उसके बाद तोलियासर है। तोलियासर की बेल्ट में भी मूंगफली की खेती बढ़िया होती है। और अपने हरियाणा के जो किसान साथी है वो भी इसको अब की बार एक नई फसल के तौर पे देख रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी बुरी बात नहीं मानता हूं। लेकिन आज से करीब 8-10 साल पहले अरहर की जो खेती है उसने भी हरियाणा के अंदर कदम रखा था, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से और नई खेती होने की वजह से वो शायद एक ही बार अपने हरियाणा के अंदर लगी। तो मूंगफली की जो खेती है इसके बारे में बढ़िया इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सारे किसान भाइयों तक पहुंचे, उस चीज के लिए ये वीडियो जो है मैं बनाने लग रहा हूं। पंजाब एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने एक प्रिंट आउट निकलवाया जो PAU की पैकेज एंड प्रैक्टिस है, ये रहा। तो एक तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की पैकेज एंड प्रैक्टिस के हिसाब से, और दूसरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 5-6 सालों का डूंगरगढ़ एरिया का, उसके हिसाब से सबसे पहला तो अगर हरियाणा के अंदर मूंगफली की टॉप वैरायटी जो रहेगी या हो सकती है उसके बारे में अगर आप देखें तो वो तो रहेगी अपनी TG 37 नंबर। जो 37 नंबर वैरायटी है, ये है सबसे पहला फायदा इसका ये है कि ये पक जाएगी लगभग 101 दिन में। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये है गुच्छे वाली। अपने जो किसान भाई है, कईयों के पास मशीनें नहीं है, कईयों के पास जार नहीं है। डूंगरगढ़ एरिया में तो मूंगफली निकालने के बाद में 2-3 बार खेत से जार भी मारी जाती है, जिसकी वजह से वो क्षण के मतलब जो मूंगफली है वो इकट्ठी हो जाती है उनके। लेकिन अपने यहाँ वो सिस्टम है नहीं, तो अपनी शॉर्ट ड्यूरेशन जो वैरायटी है वो लगाने का अपने को फायदा रहेगा। तो जो आपका TG 37 नंबर ए है ये 101 दिन में पक जाएगी, ये इसमें लिखा हुआ है, ये देखो। दूसरा क्या, ये बंच टाइप है यानी गुच्छे वाली है, तो अपने किसान भाई को इसको उखाड़ने में बड़ी आसानी रहेगी। तीसरा, अगर इसकी एवरेज पैदावार की अगर आप बात करें तो वो है इसकी 12.3 क्विंटल प्रति एकड़। तो 12-12.5 कुंटल अगर प्रति एकड़ की अगर मूंगफली अपनी निकल जाती है तो वो मेरे हिसाब से तो एक ठीक ठाक मतलब इनकम का जो सोर्स है अपने किसान साथी के लिए है। सबसे बड़ी समस्या क्या है इस खेती के अंदर? हाल फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है वो तो ये है कि मार्केट के अंदर जितनी भी जगह पे आप जाओगे, ज्यादातर जगह पे आपको मूंगफली का जो बीज मिलेगा वो मिलेगा TL सीड। TL सीड जो होता है वो होता है किसान भाइयों ट्रुथफुली लेबल्ड। डूंगरगढ़ एरिया के अंदर भी ज्यादातर जो बीज मिलता है वो TL सीड ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई हल्का बीज है, लेकिन TL में सर्टिफिकेशन नहीं होता। सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड, जो ये इस टाइप के सीड आते हैं उसमें थोड़ी गुणवत्ता जो है उसके कई पैरामीटर होते हैं, लेकिन TL सीड के अंदर पैरामीटर जो है वो सिर्फ एक ही है और वो है एक भरोसा। तो सबसे पहला तो ये कि जो बीज है उसका आप करें बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। कई अपने किसान भाई ऐसे हैं जो सीड ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। इधर मैं मराना, चूड़ी कला, दडोली और इस एरिया में अभी 3-4 दिन पहले मैं गया था, तो वहां पे थोड़ा सा कुछ ये है कि किसान साथी जो है वो इसका बीज उपचार के कोई इतना महत्व जो है वो नहीं दे रहे हैं, जो कि एक सबसे बड़ी गलत बात है। मूंगफली की खेती में 2 मुख्य समस्या रहेगी, जर्मिनेशन होने से लेके और करीब 35-40 दिन की जब तक मूंगफली नहीं हो जाएगी तब तक रहेगी वो।
उसमें पहली जो समस्या है वो तो है आपका जड़ गलन। मूंगफली का बिजाई होते ही और जर्मिनेशन जब निकलेगा और जो जड़ निकलेगी, उस जड़ के अंदर जो गलन बनता है, वो जो गलन है वो है जड़ गलन। और उसके लिए अपनी जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो जो सीड ट्रीटमेंट की सलाह देती है, उस सीड ट्रीटमेंट के अंदर जो सलाह है वो है ये वाली। ये देखो, जो आपका सीड ट्रीटमेंट है इसमें एमिडा प्लस हेक्साकोनाजोल जो है वो सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबुकोनाजोल इस्तेमाल कर सकते हैं, थायरम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंडोफिलिका M45, जो इंडोफिलिका M45 है, इसका भी जो रिकमेंडेशन है वो अपना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है। लेकिन अगर बेहतरीन सोर्स जो मैंने पिछले 5-4 सालों में देखा है मूंगफली की खेती में या किसी भी खेती के अंदर बीज उपचार में लेके, तो इंडोफिल कंपनी का स्प्रिंट जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर है तो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजैब 1263 नहीं है, 25+50 है, यानी 25% कार्बेंडाजिम प्लस 50% आपका मैनकोजैब। लेकिन ये है WS फॉर्मुलेशन, WS बोले तो वाटर सोल्यूबल, और ये स्पेसिफिकली इंडोफिल का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पेटेंटेड है। तो 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से तो आपको बीज उपचार करना चाहिए स्प्रिंट के साथ। अगर स्प्रिंट की उपलब्धता नहीं होती है तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजैब जो 1263 है उसका उपयोग करें। थायोफिनेट मिथाइल आता है एक WP 70%, उसका इस्तेमाल करें, या अपना जो बेविस्टीन है कार्बेंडाजिम 50% उसका इस्तेमाल करें। तो ये जो दवाइयां हैं इनको बीज उपचार के अंदर आप जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। इससे आपको फायदा जो मिलेगा वो मिलेगा कि शुरुआती जो जड़ गलन होगा उस पर रोकथाम रहेगी, और जर्मिनेशन होने के बाद करीब करीब डूंगरगढ़ का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता देता हूं। करीब करीब जर्मिनेशन होने के बाद 10% से लेके 15% जो बीज है वो खत्म हो जाता है जड़ गलन की वजह से। तो इसलिए फंजीसाइड का जो सीड ट्रीटमेंट है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो दिमक की समस्या है किसान साथियों, दिमक की समस्या के लिए आप जैसे लिक्विड थायोमेथोक्सम आता है 30% FS, लिक्विड थायोमेथोक्सम UPL का एक रेनो के नाम से आता है, जो मेरे ध्यान है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैक्टर ब्रांड का IAL कंपनी का ये बीमा के नाम से आता है, और GSP करके कंपनी है जिसका ये स्लेयर के नाम से आता है, SLAYER स्लेयर। तो ये जो लिक्विड थायोमेथोक्सम है इसका बीज उपचार आप शुरुआत में जो लगने वाली गोजालेट है, आपको हरियाणा के किसान साथियों को शायद गोजालेट का आइडिया नहीं होगा, लेकिन राजस्थान के डूंगरगढ़ के जो किसान साथी है उनके लिए गोजालेट एक अलग ही समस्या है इस खेती को लेके, तो उससे भी छुटकारा रहेगा कुछ टाइम के लिए। दूसरा जो अपने हरियाणा के अंदर जो इसमें पानी लगाना नहीं पड़ेगा जल्दी मूंगफली के अंदर, तो पानी नहीं लगेगा तो दिमक की जो समस्या है वो इसमें एक आम समस्या रहेगी। तो उसके लिए आप लिक्विड थायोमेथोक्सम जो है उसका इस्तेमाल करें, उसकी मात्रा रखें करीब 0.5 ml यानी आधा ml प्रति किलो बीज के हिसाब से। इससे ज्यादा अगर आप लगाएंगे तो वो गोटा चिपक जाएगा, बीज चिपक जाएगा, जर्मिनेशन जो है वो कम रहेगा। तो ठीक एग्जैक्ट जो डोज है उसका इस्तेमाल करें, आधा ml प्रति किलो बीज के हिसाब से। उसके बाद में फिर अगर आप देखें, जो अब की बार सोने पे सुहागे वाली बात रहेगी जो मेरे दिमाग में भी बैठी, वो है ये वाली क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी मूंगफली की खेती को मौसम कैसा चाहिए। अब की बार जो साल है वो है ला नीना का साल, इसमें बारिशें ज्यादा रहेगी। अभी जुलाई 15 से लेके अगस्त और सितंबर का जो महीना है, तो उस टाइम पे जो बारिशें हैं हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर ठीक ठाक होने के मतलब आंकलन जो है वो हैं। तो अगर मूंगफली की खेती में एक अच्छी बारिश लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास अगर जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में अगर हो जाए तो ये और भी बढ़िया जो पैदावार है वो मूंगफली की खेती को दे सकती है। तो अब की बार ये जो मैटर है, ये जो पॉइंट है, ये आप अपने दिमाग में जरूर रखें, और बढ़िया खेती जो है वो इस हिसाब से भी देखा जाए, मौसम के लिहाज से भी देखा जाए तो मूंगफली की आ सकती है। उसके बाद में जो एक और मेन पॉइंट मैंने इसमें लिखा था, हाँ ये वाला TG 37 नंबर A जो वैरायटी है ये 101 दिन में पक जाएगी, इसका भी अपने को फायदा रहेगा। और उसके बाद में आ जाओ, इसका मेन जो अपने हरियाणा के किसान साथी है भाई, बिजाई का सबसे बढ़िया टाइम क्या होना चाहिए।
बिजाई का जो सबसे बढ़िया टाइम है वो टाइम है किसान साथियों, अभी जो चल रहा है वो अप्रैल के आखिर से लेके, अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेके और जो आपका मई का जो आखिरी हफ्ता है, उस टाइम पे अगर मूंगफली का बिजान हो तो इसका सबसे बढ़िया उपयुक्त टाइम है। बाकी 10 जून तक भी इतना ज्यादा कोई लेट वाली बात नहीं है। लेकिन जो ध्यान में रखने वाली बात है, एक पानी बिजाई से पहले अगर नहर का मिल जाए तो उस जैसी तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहर का पानी ना मिले और अगर आप ट्यूबवेलों का पानी अपने खेतों के अंदर ज्यादा अगर डाल रहे हैं, तो साधारण सी बात है कि जो ट्यूबवेल का पानी है उसकी वजह से जमीन का जो ईसी और जो पीएच है, जो सैलिनिटी है, वो गड़बड़ में है। तो उस चीज के लिए मेरी जो पर्सनल मतलब जो राय आप सारे किसान साथियों के लिए रहेगी, खास करके मतलब जिन खेतों के अंदर ट्यूबवेल के ज्यादा पानी लग रहे हैं, उन खेतों में अगर जाइटोनिक नर्सरी किट 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर 10-15 किलो बढ़िया गोबर की खाद में मिला के अगर खेत के अंदर डाली जाए, तो ये जो दिक्कत है, इस दिक्कत से भी आपको छुटकारा, बल्कि मुनाफे के साथ जो छुटकारा है वो मिल सकता है। क्योंकि अलग अलग पिछले 2-3 सालों में सैलिनिटी का जो इशू है उसको लेके हमने अलग अलग एरिया में जाइटोनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके बड़े लाजवाब रिजल्ट अलग अलग जगह पे हमने अलग अलग फसलों में देखे हैं। उसके बाद अगर आप बात करें इसकी फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन, मतलब खाद का प्रबंधन, खाद के प्रबंधन में अगर देखा जाए तो इसमें डलना चाहिए एक तो सुपर यानी एसएसपी इसमें डलना चाहिए करीब 50 किलो, और दूसरा इसमें डलना चाहिए म्यूरेट ऑफ पोटास। लेकिन म्यूरेट ऑफ पोटास जो मैंने कॉटन की फर्टिलाइजर के टाइम पे भी बताया था, जो 60% एमओपी है, उस वाले की ये बात है। म्यूरेट ऑफ पोटास यानी एमओपी 17 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ये जाना चाहिए। और उसके साथ में ये देखो पीएयू ने भी एडिशनल मतलब जो है सैलिनिटी को ध्यान में रखते हुए और जो मूंगफली है उसके जड़गलन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जड़गलन ज्यादा सैलिनिटी की वजह से भी बनता है, तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन दिया है वो दिया है 50 किलो जिप्सम प्रति एकड़। और जो जिप्सम जैसी जो कैटेगरी है और जिप्सम जैसा जो एक जो असर है वो जाइटोनिक जो नर्सरी किट है उसमें देखने को मिलता है। जर्मिनेशन अलग से रहेगा, फायदा वो एक अलग चीज है। तो इसको जो है आप अगर चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अब आ जाओ जो म्यूरेट ऑफ पोटास है उसके बारे में पीएयू ये कहती है कि जहाँ पे पोटास की कमी रहती है ज्यादातर उन एरिया के अंदर तो पोटास जो एमओपी है वो जरूर इस्तेमाल होना चाहिए। अब हरियाणा के अंदर वो एरिया जो मेरी निगाह में है वो है ये वाले, शिवानी है, बैल है, इसरवाड़ है, ओबरा है, डिगावा है, सिदनवा है, मिरान है, दरियापुर है, और आदमपुर के लगता जो आपका एरिया है वो वाला, और चोपटा, कागदाना और एलनाबाद से सटा हुआ जो राजस्थान और हरियाणा का एरिया है वो वाला। तो वो जो पैकेट है या पॉकेट जो बनती है उसमें एमओपी जो है वो जरूर जाना चाहिए। उसके बाद में साथ लगते एक और जो चीज है, लगभग 2 से 3 इरिगेशन की इसमें जरूरत पड़ेगी। पहला जो पानी इस पे लगाना है वो लगाना है आप सारे किसान साथियों को फ्लावरिंग के टाइम पे। उसके बाद एक इसमें और भी मैंने लिया, क्या था, हाँ, क्रॉप शॉन, अच्छा मैं बता देता हूँ, जो किसान साथी अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेके और मई के आखिरी हफ्ते तक बिजाई करेंगे उनका खेत हार्वेस्टिंग पे यानी कटाई पे पहुंच जाएगा अगस्त के आखिर में या सितंबर जो है उसके 10-15 तारीख के आसपास, 7-8-10 तारीख के आसपास। यानी खेत जो है वो अपना अगली फसल की बिजाई के लिए भी समय से फ्री हो जाएगा। तो ये जो फायदा है ये इसमें मिल सकता है। व्हाइट ग्रब ये गोजालेट है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगती है, बेनिफिट में अगर किसान भाई के हित में लगती है तो इसको आप जरूर सुने और अन्य किसान साथियों तक भी ये भेजे। उसके बाद में दूसरा जो खेती है उसके बारे में मैं बता दूं थोड़ा जल्दी में, वो खेती है अपना ग्वार। अब की बार ग्वार में जो ग्वार की खेती करने वाले जो किसान साथी हैं वो भी इच्छुक हैं कि अच्छी वैरायटीज के बारे में उनको पता लगे। तो हरियाणा के अंदर जो सर्वोपरि वैरायटी है ग्वार के मामले में वो है अपनी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 365 नंबर। झाड़ी नुमा पौधा है, ठीक ठाक इसकी जो पैदावार है वो खेत में किसान भाई को देखने को मिलती है।
और ये जो हरियाणा की अपनी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो 365 नंबर वैरायटी है, यह वैरायटी है लगभग सदाबहार। जो मैंने आपको बताया एरिया सिवानी, महेंद्रगढ़, सतनाली, आपका रेवाड़ी वाली बेल्ट, डिगावा, बाडड़ा ये वाली बेल्ट, दादरी से थोड़ा इस तरफ आप आओ, अपना डिगावा और लुवारू वाली जो बेल्ट है, आदमपुर जो एरिया है, ये इस बेल्ट में अगर आप देखें जहाँ पे थोड़ी हल्की मिट्टी है वहां पे 365 नंबर एक सदाबहार वैरायटी है। उसके बाद में 365 नंबर वैरायटी का सुधार करके एक और वैरायटी बनाई हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, जो थी थोड़ा सा तकड़ी जमीनों को लेके, थोड़ी सी ताल की जो जमीन है उसमें अगर कोई किसान साथी गुआर की खेती अगर करना चाहता है तो उसके लिए वो जो वैरायटी है वो है 2-20। 2-20 जो है ये भी अपनी HAU की ही वैरायटी है। इसका भी जो है सिलेक्शन आप कर सकते हैं। अगर ओवरऑल वैसे अगर देखें, कुछ प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो अच्छा बेहतरीन जो बीज किसान भाइयों के लिए मतलब मार्केट में देती है, तो उनमें अगर देखें तो आपका शक्तिवर्धक सीड का एक X6 है, एक X10 है। ये वाली जो कैटेगरी है ये आपके 365 नंबर और 2-20 के तरीके जैसी सी है। और जो इनकी एक और टॉप जो अच्छी वैरायटी है जो मैंने पिछले 2-3 सालों में फील्ड के अंदर काफी जगह पे देखी है, वो है शक्तिवर्धक सीड का X28। जो X28 है वो थोड़ा सा तकड़ी जमीन के अंदर मतलब ज्यादा बढ़िया जो है वो आउटपुट देता है। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगा किसान साथियों। मेरे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।